नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। शाम के 5 बज रहे हैं। आज राष्ट्र की बात में बात होगी देश की सियासत में अचानक मची हलचल की। दरअसल आज दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग शहरों में अचानक सियासी हलचल तेज हो गई। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, असम, सब जगह सियासी गलियारों में अचानक हलचल बढ़ गई। यह हलचल थी मोदी कैबिनेट में विस्तार की। बीजेपी आलाकमान की ओर से मंत्री बनने वाले नेताओं के पास धड़ाधड़ कॉल जाने शुरू हो गए। इसकी कमान खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है। आज हलचल कैसे मची है, सबसे पहले यह देख लीजिए जरा। जब दिल्ली से फोन गया तो जो नेता जहां थे वहां से दिल्ली के लिए फौरन निकल पड़े। ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर से दिल्ली के लिए फौरन रवाना हो गए। पूजा पाठ में लगे थे सिंधिया जी। असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल दिल्ली पहुंच गए। महाराष्ट्र के नेता नारायण राणे गोवा में थे, दिल्ली पहुंच गए। एलजेपी सांसद और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस कल देर शाम ही पटना से दिल्ली आ गए हैं। वो कुर्ते खरीद रहे थे कल मार्केट में, नए कुर्ते। अब समझ लीजिए यह सब क्यों हो रहा है। पशुपति पारस का जो ये वीडियो आया है, इसमें वो कुर्ते की शॉपिंग कर रहे हैं, नया कुर्ता पहनेंगे। दरअसल मोदी मंत्री परिषद में विस्तार की संभावनाओं के बीच पशुपति पारस कुर्ता खरीद रहे हैं। माना जा रहा है शपथ ग्रहण में नया कुर्ता पहनकर जाना है। उन्हें पूरा भरोसा है उन्हें मंत्रिमंडल में जगह जरूर मिलेगी। दरअसल मोदी कैबिनेट में अब की बार यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, कुछ हद तक एमपी, इन राज्यों को खास तवज्जो दी जा रही है। साथ ही बीजेपी अपने सहयोगी दलों को भी साधने में जुट गई है। माना जा रहा है आपके कैबिनेट विस्तार में बिहार से जेडीयू और एलजेपी जो दो साथी हैं, जबकि यूपी से अपना दल और निषाद पार्टी को साथ लाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बताया जा रहा है 15 से 20 नए चेहरे, जी हां, एक साथ 15 से 20 नए चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। होलसेल बदलाव होने वाला है मोदी सरकार में, देश की सरकार में। अब जिन लोगों का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो मंत्री बनने वाले हैं, वो कौन कौन से हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में जो नाम है वो इस समय है ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। एक एक करके आपकी टीवी स्क्रीन पर जो ये नाम आ रहे हैं, इन्हीं की चर्चा चल रही है। ये सारे चेहरे हैं जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। सिंधिया हैं, असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं, सुशील मोदी हैं जो बिहार के डिप्टी सीएम थे, बिहार बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह हैं, एलजेपी के सांसद पशुपति पारस हैं, अपना दल से अनुप्रिया पटेल, संत कबीर नगर से सांसद और निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद हैं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव, बीजेपी के राज्यसभा सांसद विनय सहस्रबुद्धे, पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा, नई दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी, लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग नामग्याल, बीजेपी के राज्यसभा सांसद नारायण राणे। ये वो सारे नाम हैं जो कि मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इन सबके बीच जेडीयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मोदी कैबिनेट के विस्तार को लेकर मीडिया के सामने आ गए। नीतीश कुमार ने मोदी कैबिनेट में शामिल होने पर कहा, ऐसी कोई खबर नहीं है कि जेडीयू शामिल नहीं हो रही है। इसके अलावा संख्या पर, यानी जेडीयू के कितने मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाएंगे, इस पर उन्होंने कहा, इस पर हमारे अध्यक्ष बातचीत कर रहे हैं। जरा सुनिए क्या बोले नीतीश कुमार। फॉर्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हमने हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीजों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही हैं। हमको नहीं लगता है कोई कि शामिल नहीं होंगे, ऐसी कोई बात है। हमको किसी ने नहीं कहा, हमको ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि शामिल नहीं होंगे।
इसलिए इसके बारे में तो वही बात कर लेंगे। कितने लोग मंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री? ये हम नहीं पूछे हैं किसी से। हमने कहा कि बिल्कुल अधिकृत ही, पहले ही अध्यक्ष पद देने के बाद ही अधिकृत कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहेंगे उसी के हिसाब से जो भी होना होगा होगा। आप विस्तार में जाएंगे? आप विस्तार में जाएंगे? जब विस्तार होगा जिस दिन जाएंगे? आपको क्या पता है किस दिन होने वाला है, क्या होने वाला है, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं। 4 मंत्री पद लेंगे, 3 लेंगे, 2 लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो उनकी इच्छा होगी वो करेंगे। कौन-कौन चेहरे हो सकते हैं? आपकी इच्छा भी तो मायने रखती है। चेहरा भी हम नहीं तय करेंगे। दरअसल मोदी कैबिनेट में फिलहाल 53 मंत्री हैं। 53 थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बनाए जाने के बाद एक और जगह खाली हो गई है, यानी अब 52 मंत्री रह गए हैं, जबकि 81 तक मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास एक से ज्यादा मंत्रालय हैं। किन्हीं के पास 2 हैं, किन्हीं के पास 3 भी हैं। नितिन गडकरी हैं, प्रकाश जावड़ेकर हैं, पीयूष गोयल हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, धर्मेंद्र प्रधान है। ये सारे के सारे मंत्री भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं एक एक करके, जो एक से ज्यादा मंत्रालय संभाल रहे हैं। स्मृति ईरानी है, डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, प्रहलाद जोशी हैं। इन सब के पास एक से ज्यादा मंत्रालय हैं, यानी इन सब से एक एक 2-2 मंत्रालय लेकर नए मंत्रियों को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। इधर मोदी कैबिनेट में विस्तार की खबरों के बीच आज कई राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए, कई नए राज्यपाल बना दिए गए, जिनमें सबसे बड़ा नाम थावरचंद गहलोत का ही है। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। थावरचंद गहलोत फिलहाल मोदी सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा हरिबाबू कंबापति को मिजोरम, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को हिमाचल प्रदेश, मंगूभाई छगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं पीएस श्रीधरन पिल्लई, बंडारू दत्तात्रेय, सत्यदेव नारायण आर्य और रमेश बैस का तबादला किया गया है। तो चलिए आज राष्ट्र की बात में हमारा सवाल क्या है, यह भी आपको दिखा देते हैं। बड़ा सीधा सा सवाल है कि नई टीम मोदी में कौन अंदर है और कौन बाहर। हालांकि अटकलें हैं अभी भी, लेकिन संकेत साफ मिल रहे हैं। और सरकार की सूरत आखिर बदल क्यों रहे हैं पीएम? राष्ट्र की बात में आज इसी पर होगी बहस और चर्चा। मेरे साथ आज बीजेपी से संजू वर्मा आ गई हैं, कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर आशुतोष आ रहे हैं। मेरे साथ एलजेपी से AK वाजपेयी भी आ गए हैं, उनको भी आप देख पा रहे हैं। शरद प्रधान भी जुड़ेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और मेरे सहयोगी कुमार गौरव, जो कि लगातार सुबह से आज के घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। आप सभी का स्वागत। कुमार गौरव, पहले आप ही के पास आ रहा हूं। कुमार, क्या है बताइए जरा, क्या अंदर की खबर क्या है? किन किन मंत्रियों का नाम तय है? देखिए मानक, मोटे तौर पे अगर आप लेंगे तो जो तय नाम बिल्कुल आप परफेक्ट मान सकते हैं कि ये लोग बनेंगे ही बनेंगे, वो ऐसे में 2-3 नाम है। सर्बानंद सोनोवाल है, जिन्होंने अपनी कुर्सी दूसरे के लिए छोड़ी और अब वो सिर्फ विधायक हैं। उन्हें राज्यसभा भी भेजना है और उसके बाद उनको मंत्री भी बनाना है, ये वायदा किया गया था। उसके बाद दूसरा बड़ा नाम सिंधिया का है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। उन्होंने भाजपा को गिफ्ट में मध्य प्रदेश में सरकार दी है। उन्हें भी ये वादा हुआ था, उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया गया, लेकिन 12 महीने से ज्यादा वक्त से वो इन वेटिंग थे कि मंत्री कब बनूंगा, इसके लिए वो वेट कर रहे थे। तो ये 2 नाम बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा सहयोगियों में आप आए तो अनुप्रिया पटेल का नाम तय है, वो बनेंगी ही बनेंगी। नारायण राणे दिल्ली आ चुके हैं, उनको भी इसीलिए बुलाया गया है कि आप आइए। मतलब जैसे जैसे लोगों को फोन जा रहा है, जो दूर दराज के इलाकों में है, खासकर पहले फोन गया है, जो दिल्ली के नेता हैं या बगल के राज्य के नेता हैं, उनके पास अभी फोन नहीं गया है। वो अभी भी फोन लेकर अपने फोन को बिल्कुल फ्री रख रहे हैं कि कब दिल्ली से फोन आ जाए और वो दिल्ली पहुंच जाए, चूंकि शपथ ग्रहण होना। देखिए कल शाम से लेकर परसों मुख्य तौर पर जो एक मुख्य समय दिख रहा है, परसों 8 तारीख को दिन में 10 से 11 के बीच में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो सकता है। जहां तक सवाल की बात रही मानक जी, जाहिर तौर पे एक मेकओवर होता है, चूंकि पिछली सरकार में भी जब मोदी जी थे तो उन्होंने एक बार कैबिनेट का विस्तार किया था। इस सरकार का लंबा वक्त हुआ, लेकिन इसमें कोई विस्तार नहीं हुआ। कई मंत्री आज जैसे थावरचंद गहलोत साहब को बनाया गया, गवर्नर बना दिया गया, कुछ मंत्रियों की मौत हुई, कुछ सहयोगी जो थे वो पार्टी गठबंधन से बाहर निकल गए, जैसे शिवसेना और पंजाब की शिरोमणि अकाली दल पार्टी बाहर निकल गई। तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे जगह खाली है। लगभग टोटल 81 मंत्री बन सकते हैं। 53 अभी है। थावरचंद साहब को अगर हटा दे तो 52 है।
29 मंत्रियों की जगह खाली है। हालांकि 29 नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन 18 से 20 के आसपास मंत्री बनाए जाएंगे। जो कल या परसों, जब भी हो जाए, परसों ही होने की संभावना है, उसमें 20 के आसपास मंत्री शपथ लेंगे। बहुत सारों के पास अतिरिक्त बोझ है, उनसे वापस लिया जाएगा बोझ, और कुछ ऐसे भी मंत्री हैं जिन्हें ड्रॉप करके पार्टी संगठन में भी लाया जा सकता है। कोशिश है कि कोरोना काल में जो डैमेज हुआ है, एक चेहरे पे जो डेंट आया है, उसमें सुधार लाई जाए, नए टीम के साथ और युवा टीम के साथ। ओके, ऑल राइट, ओके, बहुत शुक्रिया कुमार गौरव इस जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, वो खबर बताऊं उससे पहले आशुतोष एक कमेंट करिएगा। आज राष्ट्र की बात में मेरा दूसरा सवाल यही है, क्या जो कुमार गौरव कह रहे हैं आप उससे सहमत हैं आशुतोष? क्या वाकई प्रधानमंत्री अपनी सरकार की सूरत इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि कोरोना काल में छवि को बहुत धक्का लगा है, डैमेज हुई है छवि? मानक, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहते हुए कहना चाहूंगा कि ये नरेंद्र मोदी की कैबिनेट है और उनके अलावा किसी को नहीं मालूम कि कौन अंदर होगा कौन बाहर होगा। अभी कुछ दिनों पहले आपने उत्तराखंड का हाल देखा था, किन किन लोगों की चर्चा हो रही, तो अचानक पुष्कर सिंह धामी वहां के मुख्यमंत्री बिल्कुल यही हाल कुछ दिनों पहले तीरथ सिंह रावत का भी हुआ था। तो मैं गेस नहीं करूंगा कौन अंदर होगा कौन बाहर होगा, लेकिन दो बातें स्पष्ट हैं। पहली बात तो यह है कि निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार को पिछले दिनों काफी जबरदस्त झटका लगा परसेप्शन को लेकर। तो जाहिर सी बात है, ये जो मंत्रिमंडल का बदलाव होगा वो एक तरीके की एक पीआर एक्सरसाइज होगी, और साथ ही साथ ये बताने की कोशिश होगी कि सरकार को हम आमूल चूल तरीके से बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नई ऊर्जा लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नए टैलेंट इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल बैलेंसिंग का भी काम होगा, क्योंकि जो जातियों का समीकरण है, जो धर्म का समीकरण है, जो क्षेत्रों का समीकरण है, वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले 8 महीनों के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 5 राज्यों के अंदर चुनाव है, तो वो भी बैलेंस करना बहुत जरूरी काम होता है। लेकिन जो सबसे बुनियादी सवाल ये कि चेहरे बदलने से सरकार का तेवर नहीं बदलता, चरित्र बदलने से सरकार का तेवर बदलता है। अगर मंत्रियों को काम करने की पूरी आजादी मिले, टैलेंटेड लोगों को उनको ऑटोनॉमी मिले, तो जरूर इस सरकार का काम करने का तरीका और रंग बदलेगा। लेकिन अक्सर यही होता है कि मंत्रिमंडल में बदलाव हो जाता है, लेकिन जो असली चीज होती है वो उसमें बदलाव नहीं होता। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक आरोप लगता है कि इनके किसी भी मंत्री के पास किसी भी तरीके की कोई पावर नहीं होती है। चूंकि पावर नहीं है, पीएमओ शक्तिशाली है जितना इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ करता था, तो चाहे इंदिरा गांधी की कैबिनेट में फेरबदल कर लिए, कितनी भी किया, या आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में कितनी भी फेरबदल कर ले, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा इसमें। ऑल राइट। हाँ, मुझे पता है संजू जवाब देना चाहेंगी, एक सेकंड में आ रहा हूं संजू वर्मा, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दूं जो मैं पहले कह रहा था। खबर यह है कि चाचा पशुपति पारस के खिलाफ चिराग अब कह रहे हैं अगर उन्हें मंत्री बनाया गया तो मैं कोर्ट जाऊंगा। एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं प्रधानमंत्री को एलजेपी के नेता चिराग पासवान। कह रहे हैं अपनों ने मेरी मां की पीठ में खंजर घोंपा, जनता का साथ मिला तो बनाऊंगा नया बिहार। और साथ ही कह रहे हैं एलजेपी मेरी पार्टी है, एलजेपी के कोटे से प्रधानमंत्री किसी को मंत्री ना बनाए। अगर किसी को बनाना है, चाचा को मंत्री बनाना है, तो उन्हें आप जेडीयू में शामिल करवा लीजिए, उसके बाद मंत्री बना दीजिए। क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, जरा सुन लीजिए। पार्टी के कोटे से इनको मंत्री बनाया जाएगा तो हमारी आपत्ति होगी, हमारा ऐतराज होगा, और उसके लिए हम लोग को न्यायालय भी जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे। स्वतंत्र सांसद के तौर पर आप इनको मंत्री बनाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करा लें, जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण कर लें, उस कोटे से मंत्री बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ओके, संजू वर्मा, पहला मेरा सवाल यह है, आशुतोष की बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन आज हर कोई यह सोच रहा है कि जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने कहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, और मंत्रिमंडल का साइज बहुत छोटा रखा था। लेकिन ऐसा लगता है कि अब आखिरकार उन्हें भी एक बड़ा मंत्रिमंडल बनाना पड़ रहा है। उस नारे का क्या होगा फिर, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस? संजू। मानक, पहली बात तो ये कि साइज ऑफ द कैबिनेट का है वो फिलहाल है 81 के बदले अभी जो फिलहाल कैबिनेट का साइज है वो है 52 मिनिस्टर। पहले 53 था, पर तेवरचंद गहलोत जी के जाने के बाद वो अभी कर्नाटका के राज्यपाल की उनकी नियुक्ति होगी, तो अभी 52 हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो मैंडेटेड नंबर है 81 उससे कम है फिलहाल 62। और आपको याद होगा जब मोदी जी ने
सेकेंड टर्म की शपथ ली थी 30 मई 2019 को, तब उन्होंने शपथ ली थी, साथ में 57 कैबिनेट मिनिस्टर्स की शपथ उस टाइम हुई थी। पर हाल ही में आपको पता है कि सुरेश अंगाड़ी और रामविलास पासवान उनका देहांत हो गया। 2 मिनिस्टर जो थे हरसिमरत कौर बादल और अरविंद सावंत, उन्होंने कैबिनेट छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि फिलहाल जो कैबिनेट में वैकेंसी थी पिछले 2 साल में वो फिलअप होंगी। प्लस मानक, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, और मैं आशुतोष की कई बातों से मेल नहीं खाती, पर एक चीज उन्होंने कहा कि मैंडेटेड नंबर से कम है। तो फिलहाल स्कोप जरूर है कैबिनेट एक्सपेंशन का। पर एक चीज जो आशुतोष ने कही वो मैं भी दोहराऊंगी कि हमको तो मीडिया के द्वारा पता चल रहा है कि 8 जुलाई को कैबिनेट एक्सपेंशन होगी, विस्तारीकरण होगा। मैं इस पर कोई खास टिप्पणी नहीं देना चाहती हूँ। लोग कह रहे हैं कि भाई नारायण राणे दिल्ली पहुंच गए हैं, एक मराठा फेस की जरूरत नहीं, पर है। वो फैक्ट है ना संजू, वो फैक्ट है। लोग कह रहे हैं नहीं, हम बता रहे हैं कि वो पहुंच गए हैं, ये खबर है, और जो खबरें आ रही है हम वही बता रहे हैं। देखिए, और अटकलें लगाना तो हमारा हक है, इसीलिए हम अटकलें लगा रहे हैं। हो सकता है हम गलत हो जाए। नहीं, अटकलें लगाना आपका हक है, पर आप यदि नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली देखें और उनका काम करने का तरीका देखें, तो ये आप भी मानेंगे मानस की उनको गेस कर पाना कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है, असंभव है। पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि यदि आप 2014 से 2019 तक देखें, मोदी सरकार की 2 चीजों में खासियत रही है। एक तो 2019 का जो कैबिनेट, जहां पर 57 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण लिया, सबसे ज्यादा एजुकेटेड 78% जो मोदी कैबिनेट के मिनिस्टर्स थे 2019 में, उनके पास एटलीस्ट एक BA बैचलर्स की डिग्री थी, जो कि आज तक नहीं हुआ। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, पर सोचिए, ना जवाहरलाल नेहरू, ना इंदिरा गांधी, ना राजीव गांधी, ना मनमोहन सिंह के तहत, मतलब नॉर्मली 30 से 40% लोगों के पास एक बैचलर डिग्री तक हुआ करती थी। मोदी सरकार के तहत वो 78% है। तो जो लोग ये कहते हैं टैलेंट नहीं है, कैबिनेट एजुकेटेड नहीं है, आप प्लीज जरा जाकर आंकड़े पढ़िए, फिर आकर यहाँ पर मोदी सरकार को नहीं, पर जो आशुतोष कह रहे हैं, जो मेरे सहयोगी कुमार गौरव कह रहे थे, जरूरत क्यों पड़ रही है ये मंत्रिमंडल में इतना बड़ा बदलाव करने की? 21-22 मंत्री एक साथ शामिल हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस कहते थे प्रधानमंत्री, 81 की आउटर लिमिट है। अगर आप पहुंच रहे हैं 75-80 मिनिस्टर्स तक, इसका मतलब आपको एहसास हो गया या तो अब कि या तो वो नारा गलत था, मिनिमम गवर्नमेंट में काम चला सकते हैं, या फिर जैसे हमारे सहयोगी कुमार गौरव कह रहे थे और आशुतोष भी कह रहे हैं, ये छवि बदलने की एक कवायद है। मुझे समझ नहीं आता मानस कि आप लोगों का तो मीडिया का वो हाल है कि जब 81 के बदले 57 मिनिस्टर्स ने शपथ ग्रहण किया था, कहते थे भाई मोदी सरकार के पास 81 की लिमिट है, इन्होंने सिर्फ 57 लोगों का शपथ ग्रहण क्यों करवाया? अब जब मोदी सरकार कह रही है कि शायद, जो मैं मीडिया से सुन रही हूँ, कि 20 लोगों की और नियुक्ति हो सकती है कैबिनेट में, या 22 लोगों की, तब भी आप लोगों को प्रॉब्लम है। ये मोदी सरकार का हक बनता है, जैसे आपको अटकेलियां लगाने का हक बनता है, आपको गलत न्यूज, फेक न्यूज लगाने का हक बनता है, पर अभी तो सबको अकाउंटेबिलिटी, सबकी जवाबदेही बनती जा रही है। वैसे ही कैबिनेट की एक्सपेंशन का हक, प्रेरोगेटिव नहीं, वो मैं ये थोड़ी कह रहा हूं हक नहीं है, प्रेरोगेटिव नहीं है। अरे मैंने तो ये तो मान रहे हैं प्रेरोगेटिव है, लेकिन मैं तो उनका पुराना नारा याद दिला रहा हूं आपको, इसीलिए पूछ रहा हूं वो पुराना नारा क्या हुआ। मानव की बार-बार सवाल दोहराने से ये नहीं कि आप जो बोलना चाहते हैं वो सच हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, हाँ। ये कहाँ लिखा है कि 57 कैबिनेट मिनिस्टर हो उसको मैक्सिमम गवर्नेंस होता है, पर यदि 81 हो गए या 75 हो गए तो मैक्सिमम गवर्नेंस नहीं होता। मैक्सिमम गवर्नेंस होता है 3 चीजों के आधार पर। नहीं, संजू देखिए ना, दिस इज नॉट फेयर। आपने उनके नारे का ना सेकंड हाफ उठा लिया, फर्स्ट हाफ नहीं उठाया। उनका नारा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। Can I please finish in 30 seconds, मानव? हाँ, बोलिए। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस 3 चीजों पर आधारित होता है, और ये मैं डंके की चोट पर कह रही हूँ। एक होता है पॉलिसी मेकिंग कैसी हो रही है, और मुझे लगता है इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कोरोना आपातकाल के दौरान बड़े बड़े देशों को ये आपातकाल में घुटनों तक ले आया, पर चाहे कोल डीनेशनलाइजेशन
रेगुलेशन हो, फार्म लॉज हो, लेबर लॉज हो, कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया बैंकिंग सेक्टर हो, सारे बड़े रिफॉर्म मोदी सरकार ने तब लिए जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि रिफॉर्म की तरफ सरकार आगे कदम बढ़ाएगी। तो पॉलिसी मेकिंग सही जा रही है। दूसरी बात, हमने पिछले हफ्ते अमेरिका को पार कर दिया और 33 करोड़ से ज्यादा लोगों का पहले डोज के साथ टीकाकरण हो गया, जो अपने में एक बहुत बड़ी मिसाल है गुड गवर्नेंस की। अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे कहा जा रहा है कि लगभग 36 करोड़ लोगों का पहली डोज के साथ टीका। हाँ ठीक, आप सही कह रही हैं, ना वो ठीक है ओके ऑल राइट ओके। मैं आपके तर्क को इस तरह समझ रहा हूं कि जो मुश्किल Can I please finish? हाँ जल्दी बोलिए। मानक I'll take 10 seconds। हाँ, तीसरी बात, मुझे लगता है इंडिया एक मल्टीलिंगुअल, मल्टीरेशियल, मल्टी रिलीजियस कंट्री है, तो सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में होना ये बहुत जरूरी है, चाहे दलित हो, चाहे ओके अलका लांबा, चाहे मराठा वर्ग हो। ओके अलका लांबा बोलिए। अलका, ये आप सहमत हैं या आपके विचार क्या हैं? क्यों सरकार को ये इतना बदलाव करना पड़ रहा है प्रधानमंत्री को अपनी सरकार में? मानक जी देखिए, आप बारी बारी भाजपा की प्रवक्ता को याद दिला रहे हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, नारा नारा नारा, मान जाइए वो नारा नहीं एक जुमला था, तो साबित होते हुए आपको दिख रहा है। आज देश में चर्चा है मीडिया के माध्यम से, मंत्रिमंडल जो है वो बदलाव हो रहा है। लोग ये देख रहे हैं कि क्या इसके साथ देश के हालात भी बदलेंगे? अगर वो बदलेंगे तो जरूर, लेकिन ये दिखने में आ रहा है, जो आपने भाजपा की प्रवक्ता बता रही है, 52 मंत्री हैं, कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया पिछले, अगर मैं पूरे 7 सालों को देखूं तो। राहुल गांधी जी ने अभी भी ट्वीट किया है कि बेरोजगारी और महंगाई में मनरेगा के मजदूरों को संजू बोलने दीजिए रहा है। उसके बाद बोलने दीजिए, सबको बोलने का क्लीन एकदम टाइम दीजिए। हाँ बोलिए। इनके समय में एक शब्द नहीं बोली, बिल्कुल खामोश रहे। बिल्कुल, हाँ बोलिए। बेनकाब करूंगी, विपक्ष का धर्म है, बेनकाब करूंगी। संजू नॉट फेयर। अलका को बोलने दीजिए, आपको मैंने इतना टाइम दिया ना, आपकी बात किसी ने नहीं काटी, प्लीज नहीं, बिल्कुल नहीं। संजू दिस इज नॉट फेयर। बोलिए अलका, बोलिए। भाषण देना कांग्रेस का हक नहीं बनता और आप कुछ नहीं बोले तो बेहतर होगा। संजू नॉट फेयर। मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का पूरा मौका दूंगा, और AK वाजपेयी जी भी हैं, वो भी आप ही की तरफ से बोलेंगे। धन्यवाद। बोलिए अलका, बोलिए। धन्यवाद मानक जी, उम्मीद है मेरा जो समय बर्बाद इन्होंने किया। हाँ बोलिए। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है कि इस बेरोजगारी और महंगाई में मनरेगा के मजदूरों को उनका पैसा नहीं मिल रहा है। आज पेट्रोल और डीजल के दाम देख लीजिए। क्या इस कैबिनेट रिशफल में जो बदलाव आ रहा है वो हालात इस तरीके से बदलेगा कि मनरेगा के मजदूरों को उनका पूरा पैसा समय पर मिले? क्या ये नया मंत्रिमंडल बदलाव ये सुनिश्चित कर पाएगा कि देश में जो महंगाई की मार पड़ रही है, या फिर किसान नया कृषि मंत्री मानकर चलते हैं कि आ रहा है नया कृषि मंत्री जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, एक सेकंड रुकिएगा संजू, आप मुझे पूरा समय देंगे? 1 मिनट पूरा समय दूंगा, पूरा टाइम दूंगा। हाँ अलका, पूरा टाइम दूंगा, पूरा धन्यवाद। संजू प्लीज, संजू लिसन टू मी। संजू मैं क्या कह रहा हूँ सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। ओके संजू, मेरी बात तो सुन लीजिए। आप उनको कोई भी अनाप शराब बोलने का मौका देते हैं। धन्यवाद। क्या है डिबेट का? अरे संजू, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए, एंकर की बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ संजू, आपने जो कहा मेरे अरे एक सेकंड, आवाज बंद करिए, एक सेकंड आवाज बंद करिए, बिल्कुल बंद करिए। संजू, मैं ये कह रहा हूं, जब मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने जो जवाब दिया मैंने पूरा सुना, सबने सुना, पूरे पैनल में किसी ने आपको नहीं टोका। अब अलका जो मेरे सवाल का जवाब दे रही हैं, उनको देने दीजिए ना, उनका टाइम है, उन्हें बोलने दीजिए। रिस्पॉन्ड करना होगा बाद में करिएगा। उन्होंने भी आपको नहीं टोका, किसी ने नहीं टोका, तो मुझे नहीं लगता किसी का हक बनता है अलका को टोकने का। बोलिए अलका, बोलिए। थैंक यू मानक मैं वही कह रही हूँ कि मंत्रिमंडल बदल रहा है, देश के हालात बदलेंगे नहीं बदलेंगे, ये उससे भी बड़ा सवाल आज आपके और हमारे सामने खड़ा हुआ है। क्या स्वास्थ्य मंत्री बदलेंगे नहीं बदलेंगे, आपको और हमें नहीं मालूम है। क्या नया मंत्री अगर आएगा तो ये सुनिश्चित कर पाएगा कि ऑक्सीजन के बिना लोगों को दम नहीं तोड़ना पड़ेगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या अगर मान लीजिए महिला मंत्री बदल जाती तो नई महिला मंत्री
ये विश्वास देश की आधी आबादी महिलाओं को दिला पाएगी कि जो बलात्कार लगातार हो रहे हैं, और उत्तराखंड में तो इनके विधायकों द्वारा बलात्कार किए गए, उनके खिलाफ वो चुप नहीं रहेंगी, वो बोलेंगी। क्या ये सुनिश्चित करेंगी? नहीं करेंगी तो खाली मोहरे बन रहे हैं। सिंधिया को इनाम मिला, आपके एंकर ने कहा सिंधिया को इनाम मिला। मध्य प्रदेश में एक लोकतांत्रिक सरकार, चुनी हुई सरकार को गिराने का सिंधिया को इनाम मिल रहा है। और वही वरुण गांधी के ऊपर भी नजर है कि सिंधिया को तो ये ताज पहनाएंगे। क्या उस वरुण ओके, एक सेकंड, सिर्फ हल्का को लाइए स्क्रीन पर, सिर्फ हल्का। उसके बाद वाजपेयी जी, शरद प्रधान आपके पास भी आ रहा हूं, ओनली हल्का हल्का। लेकिन आप जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के पीएम के नारे पर तंज कस रही थी, हमें तो वो समय भी याद है जब 120-20 मंत्री होते थे। आपके टाइम में तो जंबो कैबिनेट, कोई कानून नहीं था ना उस टाइम। तो आशुतोष भी सहमत होंगे इस बात से। एक टाइम था कानून भी नहीं था, फिर उसके बाद 15% लोकसभा के, 15% हर विधानसभा के 15% का कानून आ गया। 120-20 मंत्री होते थे, जंबो कैबिनेट, वो भी समय हमने देखा है। तो ऐसे में अगर मोदी सरकार में बन भी रहे हैं 52 से 70-75 मंत्री बन भी रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? मेरी बात सुनिएगा, आप मुझे सुन पा रहे? हाँ, सुन पा रहा हूं, बोलिए। मैं ये कह रही हूं, ये मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस चीख चीख के नारा और आज जुमला बन गया। ये किसने दिया था? मनमोहन सिंह जी का नहीं था। मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट अगर जंबो कैबिनेट थी तो रिजल्ट हमारी अर्थव्यवस्था, जीडीपी, बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम सबके सामने है। लोग रिजल्ट चाहते हैं। आपके कैबिनेट में 20 मंत्री हो, 100 हो, लेकिन रिजल्ट, परिणाम क्या है? वही तो मैं दोहरा रही हूँ। मंत्रिमंडल बदल रहा है, देश के हालात बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? मोदी जी ये जुमला अपनी जेब में रखें, लेकिन 100 बना दीजिए। रिजल्ट क्या है ये पूछना चाहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर आपको भी पता है, आपके एंकर ने कहा इनाम मिल रहा है, लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को गिराने का इनाम मिल रहा है। वहीं पर आपके वरुण गांधी की नजर टिकी हुई है कि 2 बार के भाजपा के चुने हुए इलेक्टेड सांसद को मंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। तो हर सरकार में होता है, राजनीतिक कारण होते हैं मंत्री परिषद के विस्तार के। बचा नहीं सकते। इनाम नारायण राणे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वो कैबिनेट की शपथ लेंगे। अभी वाजपेयी जी, वाजपेयी जी को लाइए। जुमलेबाज सरकार से देश को हासिल कुछ नहीं। वाजपेयी जी बताइए, वाजपेयी जी क्या जरूरत पड़ गई अचानक इतना बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार, इतने बदलाव, क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि कौन सी टीम रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे। लेकिन एक बात तो एडमिटेड तथ्य है कि 1.5-2 साल से जो कोरोना का मामला चल रहा है, तो उसमें जितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लग रहे हैं, तो क्या उसके लिए अगर संख्या बढ़ाई जाए तो क्या गलत होगा? क्या मतलब इस पर क्या क्वेश्चनिंग करोगे? अच्छा, कुछ लोग स्वर्गवासी हो गए मंत्री, उनकी जगह अगर दूसरे लोगों को लाया जाए तो क्या उसमें बुराई है? मतलब ये कोई क्रिटिसिज्म का विषय नहीं है। ये समस्याएं चल रही है देश में, वो इम्प्रूव होंगी कि नहीं होंगी, परफॉर्मेंस क्या आई? एक छोटी सी परफॉर्मेंस, गडकरी साहब पहले 11 किलोमीटर सड़क बनती थी, अब 43 किलोमीटर सड़क बन रही। तो हम ये कहें परफॉर्मेंस पे डिबेट हो सकती है, लेकिन इस बात पे डिबेट नहीं होगी कि वो 80 रखेंगे। ये हल्का मान रही है कि जम्बो रखो, 120 रखो, 40 रखो, परफॉर्मेंस की बात है। परफॉर्मेंस क्या है? मोदी कैबिनेट है, अब तक फैसला हल्का नहीं, नॉट फेयर। वाजपेयी जी को कंप्लीट करने दीजिए, बोलने दीजिए वाजपेयी जी को। वाजपेयी जी, हाँ बोलिए। हम ये कह रहे देखिए, अब वैक्सीनेशन पे कितना हुआ बनाया गया, टाइमली सब चीज चल रही है, नहीं चल रही। भाई थोड़ी दिक्कत आई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस आई थे। कोरोना कभी देखा था किसी ने? सेंचुरी के बाद इस तरह की चीजें आई, लेकिन धीरे धीरे चीजों को लगे ठीक किया गया। कंफ्यूजन स्टेट की तरफ से आया, जो भी आया। देखिए, सेंटर के प्रयासों में कमी नहीं होगी। आप ये बताइए, जब पिछले साल 2020 में कोरोना आया तो टास्क फोर्स, नेशनल टास्क फोर्स बनाई कि नहीं बनाई, जिसमें 43 मेंबर थे? लॉकडाउन लगाया कि नहीं लगाया? और ये तब से साबित हो गया कि अगर लॉकडाउन मोदी जी नहीं लगाते तो फर्स्ट वेव में भी कहां स्थिति पहुंचती। अच्छा वाजपेयी जी, सेकंड वेव में लॉकडाउन। ओके वाजपेयी जी पहले ये तो बता दीजिए, चिराग पासवान जो धमकी दे रहे हैं प्रधानमंत्री को कि चाचा को मत मंत्री बनाना, चाचा तो कुर्ता खरीदने निकल गए। चाचा को तो लगता है फोन आ चुका है वाजपेयी जी, अब क्या करिएगा? हनुमान, सुनो मानक जी, हनुमान कभी राम को धमकी दे ही नहीं सकता। हनुमान तो सिर्फ हनुमान होता है, और हनुमान का मतलब सेवक। वो धमकी नहीं दी हमने ये कहा है कि देखिए, गठबंधन धर्म की कुछ सीमाएं और मर्यादाएं होती हैं। उन मर्यादाओं का ध्यान जरूर रखना। एक सेकंड, मर्यादाओं का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। और हमने सिर्फ ये पॉइंट आउट किया है कि देखिए, वो सांसद अगर 5 हमने निष्कासित कर दिए हैं, और अगर आप लोक जनशक्ति पार्टी की बात करोगे तो देखो, गठबंधन धर्म का ये मर्यादाओं में आता है कि आप पार्टी के
प्रेसिडेंट से या पार्टी के किसी फोरम से बात जरूर करो। ओके, इतनी सी बात हमने पॉइंट आउट ओके, किया। ऑल राइट। शरद प्रधान, ओके, शरद प्रधान, शरद जी जरा बताइए थोड़ा, आज ये जो नाम आ रहे हैं, एक संजू इसके बाद आ रहा हूं आपके पास, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। शरद प्रधान, एक तो जरा ये बताइए कि ये जो एक्सरसाइज है, इतनी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज, क्या जैसा हम शुरू में कह रहे थे, ये कई सारे कारण है, जैसे कुछ मंत्रियों के पास काम ज्यादा है, पॉलिटिकल बैलेंसिंग है, कुछ स्टेट्स में इलेक्शन आ रहे हैं, बहुत सारे कारण है क्या शरद जी? देखिए, सारे फैक्टर्स हमेशा होते हैं, जब भी कैबिनेट एक्सपेंशन होता है तो इसमें सारे फैक्टर्स कंबाइन करते हैं और वेरियस रीजंस होते हैं। इसमें कोई डिबेट का इशू नहीं कि क्यों हो रहा है, किस किस को बनाया जाता है, वो नेचुरली उसमें रीजनल फैक्टर्स हैं, कास्ट फैक्टर्स हैं, बैलेंसिंग इस तरह की करी जाती है, पॉलिटिकल बैलेंसिंग करी जाती है, एलाइज में से किसको लेना है, ये तो बड़ी नेचुरल से बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। इनमें इनके बारे में मुझे समझ नहीं आता इनके ऊपर डिबेट क्यों हो रही है। और ये जो है डेफिनेटली ये करेंगे। और जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, सबको मालूम है कि वो वन मैन शो होता है उनका और वो डिसाइड करते हैं, तो उसमें भी कोई ऐसी प्रथा कई बार चली है कि वन मैन डिसाइड करता है, एक ही सेंटर पावर सेंटर होता है, वही डिसाइड करता है किसको किसको बनाना है और क्यों बनाना है। अब ये तब तरह के जस्टिफिकेशंस दिए जाते हैं और ये जो स्पोक्समैन होते हैं ये अपने अपने अटकलें लगाते हैं क्योंकि इनको अपनी नौकरी चलानी है। तो नेचुरली ये जो है ये करेंगे बैलेंसिंग। और अब ये सिंपल सी बात है कि जब से ये लिमिटेशन हो गई है कि हाँ मैक्सिमम आप इतने कर सकते हैं, तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कम क्यों ले रहे हैं, कोई इसमें बने, ये बाइंडिंग नहीं है कि आपको 81 ही बनाने हैं। ठीक है, ये अभी भी जरूरी नहीं है कि पूरे 81 बनाएं, जितने उनको सूट करेगा वो उतने बनाएंगे। और मेरे ख्याल बहुत सी स्टेट्स जो आज की डेट में अनरिप्रेजेंटेड हैं या लेस अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, तो उनको वहां से लेंगे, नेचुरली लेंगे। कई लोग जो नाराज बैठे हैं, अब ये जैसे पासवान वाला जो किस्सा चल रहा है, वो चचा भतीजे का झगड़ा चल रहा है, तो इस तरीके के बैलेंसिंग एक्ट्स तो करने ही पड़ते हैं, जो भी जिसकी भी गवर्नमेंट हो। ठीक है, तो वो करेंगे, उस तरीके से करेंगे। क्या हो गया? तो मुझे जो है, मेरा ये मानना है कि ये जो एक्ट है, और अब क्योंकि इलेक्शन आ रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और स्टेट्स में, पंजाब में, तो ये चीजें जो हैं नेचुरली ये फैक्टर तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको किसको जो नाखुश बैठे हैं, जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि उनके लिए एक वर्क मिल जाएगी, जाहिर है कि उनको भी लिया जाएगा। और ये नरेंद्र मोदी स्वयं डिसाइड करेंगे। संजू वर्मा, एक मिनट, ये क्या ये संजू वर्मा का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है क्या? नहीं, अलका मानक प्लीज, आई वांट टू नो ये प्रोग्राम क्या एक्सक्लूसिव संजू वर्मा का है? ऐसा लग रहा है कि अरे नहीं, इनको कुछ प्रॉब्लम है, इनको शी हैज अ प्रॉब्लम। अरे वो अलका लांबा बोल रही थी। नहीं, बीच में वो भी बोल रहे हैं। संजू वर्मा को तो लगता है प्रॉब्लम है। अरे सर नहीं, संजू ने नहीं टोका आपको, संजू ने नहीं टोका आपको, अलका लांबा कुछ कहना चाह रही थी। थोड़ा बहुत क्रॉस टॉक हो जाता है आराम से। ओके, संजू वर्मा बोलिए। संजू, एक आरोप ये भी है कि जिन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, उन राज्यों को साधने के लिए, वहां के लोगों को खुश करने के लिए ये एक्सरसाइज की जा रही है, जवाब दीजिए। मानव जी देखिए, जो शरद जी ने कहा वो बहुत सही बात है कि राजनीति में यदि अभी कुछ राज्यों में चुनाव आ रहे हैं तो प्रॉपर मंत्रियों की कमी पड़ेगी, सभी राज्यों का होना स्वाभाविक है। इसको हम चाहे कितना भी झुटलाने की कोशिश करें, पर कोई भी सत्ताधारी पार्टी इन सब चीजों पर जरूर गौर फरमाती है। अभी मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, जो यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता, जो अनपढ़ प्रवक्ता बैठी है, मुझे खुशी है भाजपा की प्रवक्ता ने शरद जी की बात पे मोहर लगाई। अभी मानक जी, चुनाव में मंत्रियों की जरूरत पड़ेगी, कम पड़ रहे हैं मंत्री, उनका चुनाव प्रचार प्रसार में, इसलिए और मंत्री का काम कुछ नहीं है। अलका, आप रिस्पॉन्ड करिएगा, उनको बोलने दीजिए, आप रिस्पॉन्ड करिएगा, टोकने का मौका दे रहे हैं। रिस्पॉन्ड करिएगा। हाँ बोलिए संजू, बोलिए। कैन आई प्लीज बी ऑन द स्क्रीन ऑल? हाँ बोलिए अकेले लिए स्क्रीन पर बोलिए संजू। पहली बात तो ये जो यहाँ पर आकर कांग्रेस की प्रवक्ता बोलती है, मोदी सरकार जुमलेबाजी कर रही है। आप इनका हाल देखिए, जुमले ही तो है। मनरेगा के मजदूरों का राहुल गांधी जी सही तो सवाल उठा रहे, क्यों पैसा नहीं दे रहे? अलका दर्शक का नुकसान होता है, प्लीज। अलोन स्क्रीन टाइम। हाँ चलिए बोलिए संजू, बोलिए Either you give me alone screen time or I don't want to debate. मानव जी, मैं तो इनकी दवाई नहीं स्क्रीन पर अकेले लेते हैं। अरे संजू बोलिए ना, आपकी बात सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, बोलिए। मैं नहीं बोलूंगी, पहले मुझे
स्क्रीन पर अकेला अरे आप स्क्रीन पर हैं भाई, बोलिए ना, बोलिए। स्क्रीन पर आपने दोनों को रखा हुआ है। अरे अलका से डिबेट हो रहा है आपका भाई, वो आपके साथ हैं, आपकी साथी पैनलिस्ट है। बोलिए ना, आपकी बात सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए। क्यों? जब मैं ये नहीं बोल पाएंगे, इनका ध्यान भटकेगा, मुझे हटा दीजिए, वो मेरे को देख देख कर बौखलाएंगी। अच्छा संजू को लाइए स्क्रीन पर, सिर्फ संजू को लाइए स्क्रीन पर। ओके हाँ बोलिए, आप हैं बस स्क्रीन पर, बोलिए। थैंक यू। पहली बात ये, राहुल गांधी के नेतृत्व के तहत कांग्रेस 2014 से लेकर 2021 तक 40 से ज्यादा छोटे और बड़े चुनाव हार चुकी है। तो अलका लांबा या कोई भी यहाँ पर आकर मोदी सरकार को भाषण देता है, ये हास्यास्पद है। दूसरी बात, आप एक चीज गौर फरमाइए मानस जी, छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में झगड़ा, पंजाब में अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में झगड़ा, और महाराष्ट्र में तो ये हाल है, नाना पटोले, भाई जगताप, मिलिंद देओरा, पृथ्वीराज चौहान और अशोक चौहान, ये 5-6 लोग, हर कोई महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। तो मुझे ये बताइए, कांग्रेस का तो वजूद पूरी तरह से हिल चुका है। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनाव में इनको 0 हासिल हुआ, वापिस इनको मॉरल विक्ट्री मिली, और इनको शर्म नहीं आती है कि एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद आज भी आत्मचिंतन नहीं कर रहे, आत्म मंथन नहीं कर रहे। इनके प्रवक्ता यहाँ पर आकर भाजपा को भाषण देते हैं। अरे सत्ता और राजनीति का सबसे पहला मंत्र होता है चुनाव जीतना, जनता का विश्वास जीतना। आप पर जनता को विश्वास नहीं है, संजू। ओके सबको लाइए स्क्रीन पर। संजू ओके, संजू ओके। अलका अगर कांग्रेस की प्रवक्ता हैं तो वो कांग्रेस की तो बात करेंगी। अरे भाई वो आपका विरोध ही करेंगी ना, आपके ऊपर सवाल ही तो उठाएंगी, वही कर रही है वो। एक बार मौका दीजिएगा मानव जी, इनसे ये कहिए कि छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्रियों पर टिप्पणी कर रही है। अच्छा ओके ओके, अलका क्विक रिस्पांस, उसके बाद आशुतोष के पास जा रहा हूँ। अलका बोलिए। थैंक यू। मानव जी, ये हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों पर कमेंट कर रही है, लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया है, एक एक करके अलका का नंबर है। बोलिए अलका। उत्तराखंड में 3 महीने में 3 मुख्यमंत्री भाजपा के बदल गए। मोदी जी का नियुक्त किया हुआ मुख्यमंत्री 3 महीने नहीं चला, इससे ज्यादा तो चीन का माल चल जाता है, जितना मोदी जी के बनाया हुआ उत्तराखंड में मुख्यमंत्री नहीं चल रहा है। तो इन्हें अपने गिरेबान में कर्नाटक अलका आपने क्या कहा, क्या चल जाता है, क्या कहा आपने, क्या चल जाता है? नहीं, लोग ट्विटर पे एक मजाक जोक कर रहे हैं कि इतना तो चीन का माल चल जाता है। पहले कहते थे चीन के माल नहीं ज्यादा चलता, अब तो मोदी जी के शाह के बनाने में मुख्यमंत्री नहीं चल रहे उत्तराखंड में, उससे ज्यादा चीन का माल चल रहा है, और ये टिप्पणी हमारे ऊपर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश किस तरीके से संघ ने दबाव में शांत किया हुआ है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कितना एंटी इनकम्बेंसी है, मोदी शाह जी ने पूरी कोशिश कर ली, संघ के दबाव में बदल नहीं पाए। कर्नाटका अभी रास्ते में है। सिंधिया के बाद आप आशुतोष देखिए, आज का जो दिन है, आज का दिन संजू एक सेकंड आशुतोष, आज का जो दिन है थोड़ा विश्लेषण का दिन है, थोड़ा खबरों का दिन है, और आज का जो मुद्दा है वो भी बहुत बड़ा बहस का मुद्दा नहीं है, जैसे शरद प्रधान जी कह रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं शरद जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शरद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए शरद जी, उसके बाद आशुतोष के पास जा रहे हैं। हाँ शरद जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। बोलिए शरद जी बोलिए। मैं का रिकॉर्ड बंद कर नहीं, ये बोलने तो देना। ये जो बोलिए। ये जो मेरा खाली इतना कहना है, मुझे नहीं समझ में आता मानिक, आपको एक शो मेरा एक सजेशन है कि एक शो खाली संजू वर्मा के लिए करिए, तो कम से कम औरों को बोलने दे। उनकी वजह से सिर्फ उनका चिल्लाना सुनने में आता है, कुछ नहीं समझ में आता है क्या बोला जा रहा है। इट्स अ शेम। How can she be a spokesman of a party like this, of a ruling party? मतलब इस तरीके का बोलना, इनको अपनी आवाज सुनने का मजा आता है। अरे सर, you are a shame on your party. अरे सर शरद जी छोड़िए ना, एक सेकंड बंद करिए, सबकी आवाज बंद करिए, एक सेकंड बंद करिए, आवाज बंद करिए, एक सेकंड। अरे सर दर्शक ना, मेरा दर्शक शरद जी आप भी प्लीज, अरे शरद जी रुकिए ना, शरद जी प्लीज एक सेकंड, मेरे दर्शक को कोई दिलचस्पी नहीं है सर। शरद जी आप संजू वर्मा के बारे में क्या सोचते हैं, या बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं? सर छोड़िए ना, कोई दिलचस्पी नहीं है मेरे दर्शक को। अरे तो वो सर मुद्दे पे बोलिए, छोड़िए ना। अरे मैं आपको टाइम दे रहा हूं सर, आप अपनी बात करिए, मुद्दे पे बोलिए सर, आज के मुद्दे पर बोलिए। पुराने वफादार हो। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं कि मुझे ये उम्मीद है कि इस एक्सपेंशन में, नाउ विल यू प्लीज शट अप। अरे शरद जी, विल यू प्लीज शट अप। अरे शरद जी आशुतोष को लाइए, फुल स्क्रीन, तमीज ही नहीं है, फुल स्क्रीन आशुतोष,
फुल स्क्रीन आशुतोष, प्लीज सब लोग ठंडा पानी पीजिए और प्लीज अपनी टर्न पर बोलिए। आशुतोष, मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, क्या शरद जी की बात से आप सहमत है? जैसे मैंने कहा ना, आज का दिन खबर का दिन है, विश्लेषण का दिन है, अटकलें लगाने का दिन है। हालांकि प्रधानमंत्री हमको बार बार गलत साबित करते हैं, सारे जर्नलिस्ट को। वो क्या करने जा रहे हैं वो सिर्फ उन्हें ही पता होता है। वो अलग बात थी कि कुछ साल पहले तक पहले पता लग जाता था कौन मंत्री बनने वाला है, बाकायदा सारी लिस्ट आ जाती थी। इस बार आप कोई सरप्राइज देखते हैं आशुतोष? आपको लगता है जो नाम चल रहे हैं इनसे अलग कुछ ऐसा बड़ा हो सकता है? देखिए मानक, मैंने शुरू में कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गेस करना बहुत ही इंपॉसिबल है लगभग, लेकिन जो अगर आपने राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए मुझे बुलाया तो इसलिए मैं जरूर कहूंगा कम से कम 3 ऐसे मंत्रालय हैं जिनमें फौरन बदलाव की जरूरत है। हाँ। पहला, हेल्थ मंत्रालय। हर्षवर्धन जी बुरी तरीके से फेल रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसकी जिम्मेदारी किसी ने किसी को फिक्स करनी चाहिए। दूसरा, देश की अर्थमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, टोटल फेलियर। मुझे नहीं लगता कि देश की अर्थव्यवस्था अगर ऐसे हाथों में है तो आने वाले 2 साल तक देश की अर्थव्यवस्था में कोई सुधार दिखाई पड़ने वाला है। तीसरा, देश के विदेश मंत्री। आज भारत के संबंध किस हालत पे पहुंच गए हैं, यहां तक कि आपका देश नेपाल और बर्मा तक भी आपसे नाराज नजर आता है। श्रीलंका चारों तरफ से इस वक्त आप घिर चुके हैं। श्रीलंका के अंदर जिस तरीके से चाइना अंदर घुस चुका है, नेपाल के अंदर जिस तरीके से चाइना घुस चुका है, तो हमारे जो विदेश नीतियों पूरी तरीके से टैटर्स है। तो अगर जवाब देंगे क्या? अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है तो कम से कम इन 3 मंत्रियों का मंत्रालय तो बदला जाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मेरा अपना मानना यह है कि जो बात अभी आप शुरू में सवाल पूछ रहे थे कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मैं इस मोदी जी के इस जुमले से पूरी तरीके से सहमत हूं। मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब है सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार को चला रहे हैं। मंत्री कितने भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनके पास इंडिपेंडेंस नहीं, ऑटोनॉमी नहीं है और उनके पास फैसले लेने का पावर नहीं है। अगर आप फैसले लेने का अधिकार नहीं, आपने 2 मुद्दे उठाए, वाजपेयी जी जवाब देंगे। वाजपेयी जी, पहला, प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को ताकत नहीं देते, इसीलिए ये मंत्रिमंडल विस्तार बेमानी है, वाजपेयी जी। और दूसरा, 3 मंत्रियों को बदला जाना चाहिए। वाजपेयी जी जवाब दीजिए। ये एक निहायत ही बदतमीज आदमी है। एक सेकंड, सिर्फ ओनली वाजपेयी जी, ओनली वाजपेयी जी। अरे ठंडा पानी पीजिए सब लोग ठंडा पानी पीजिए। आज कोई बहुत तीखी डिबेट का दिन नहीं है, बहुत वाजपेयी जी बोलेंगे, संजू वर्मा, सिर्फ वाजपेयी जी बोलेंगे, ओनली वाजपेयी जी। एक सेकंड, बंद करिए प्लीज, बंद करिए, 1 मिनट बंद करिए प्लीज। संजू, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, शरद जी आपसे भी प्लीज, एक दूसरे पर कमेंट मत करिए ना, मुद्दे पर बोलिए। मेरे दर्शक को, जैसा मैंने कहा, कोई दिलचस्पी नहीं है एक दूसरे के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते। प्लीज, मेरे दर्शक का समय बर्बाद होता है। वाजपेयी जी जवाब दीजिए। आशुतोष ने 2 मुद्दे उठाए। एक, प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को ताकत नहीं देते, इसीलिए इस विस्तार का कोई फायदा नहीं है। और दूसरा, 3 मंत्रियों को बदला जाना चाहिए था जो फेल हुए हैं। वाजपेयी जी बोलिए। देखिए, जहां तक पहले क्वेश्चन का सवाल है, उसका तो किसी मंत्री ने आकर कहीं पब्लिक डोमेन में कोई शिकायत तो कभी की नहीं आके, ना आशुतोष जी को बताया, ना हमको बताया, ना किसी को बताया। ये तो कैबिनेट का एक कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो प्रधानमंत्री जी अपने आप ही कहते भैया आप मेरी टीम में ठीक नहीं खेल रहे हो, गेट आउट। वो तो कर सकते थे ना, लेकिन अभी 2.5 साल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहां तक दूसरा सवाल है, उसमें यह है कि देखिए, सरकार की परफॉर्मेंस और कैबिनेट की परफॉर्मेंस जनता बताती है, जनता जज करती है। हम लोग विरोधी पक्ष के लोग। वाजपेयी जी, 1 सेकंड आपको रोक रहा हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। देखना देखो अरे पीछे देखो, जो कि पहुंचे हुए हैं ज्योतिरादित्य जी। मिलने का कुछ शेड्यूल तो वापस अभी दिल्ली आया हूँ भाई। हाँ, अगर तो आप देख सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट जैसी संभावना, जैसी उम्मीद थी, बिल्कुल सिंधिया जी ने बिल्कुल वही कहा। अभी तो दिल्ली आया हूं भाई, यही होता है बिल्कुल। चलिए वाजपेयी जी बताइए। नहीं, हम ये कह रहे थे कि जहां तक परफॉर्मेंस चेक करने का सवाल है, डेमोक्रेसी में सिर्फ एक ही पैरामीटर है कि जनता किसको जिता के सरकार में ला रही है। अभी पीछे आपने देखा जो असेंबली के इलेक्शंस हुए और उसके बाद यूपी के जो पंचायत के हुए हैं, उसमें क्या हुआ है, वो बड़ा भारी क्लेम ठोका जा रहा था कि हम आ गए, हमारे सारे अध्यक्ष बनेंगे, हमारे लोग आ गए, और वो कहां चारों खाने चित्त होके गिर गए। अच्छा वाजपेयी जी, ना वाजपेयी जी, आपको वापस मुद्दे पे ला रहा हूं जो आशुतोष ने कहा। क्या आपको लगता है कि ऐसी सरकार बेहतर चलती है जहां पर एक पीएमओ कमांड में रहे, माइक्रो मैनेज करे, या ऐसी सरकार बेहतर चलती है जो मंत्रियों को इंडिपेंडेंस दे? वाजपेयी जी।
नहीं दिया नहीं जा सकता। देखिए कमांड तो सैनिक कमांडर तो एक ही होगा ना। कमांडर ही सारी रणनीति बनाएगा, एग्जीक्यूशन का काम मंत्री का होगा। ये नहीं होगा कि हर मंत्री को स्वतंत्रता इतनी दे जाए कि वो करप्शन में बदल जाए। वो भी स्वतंत्रता बड़ी बेकार है। स्वतंत्रता का मतलब है कि एग्जीक्यूशन हो। क्या हुआ तो कांग्रेस के हाथ में अलका जी को बुरा लगेगा कि एक सेकंड अब मत रोकिए प्लीज। वाजपेयी जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं। एक सेकंड 1 सेकंड अलका सुनना पड़ेगा आपको। 1 मिनट सुनिए। हाँ वाजपेयी जी कह रहे हैं देखिए इतनी इंडिपेंडेंस भी मत दे दीजिए अपने मंत्रियों को कि वो पीछे से पैसे बनाते रहे और प्रधानमंत्री देखते रहे। वाजपेयी यही हुआ था कांग्रेस के कॉल में, तो यही हो रहा था ना कि सब अपने तरीके से करे जा रहे थे, फ्रीडम को मिसयूज कर रहे थे। तो ऐसी प्रधानमंत्री जी खुद स्कैम के माध्यम से पैसा कमाने अरे काय का स्कैम अभी कैसे कह दो मैं स्कैम हटाएगा प्रधानमंत्री जी को मंत्रियों पर लगाम इसलिए बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का लगाम हाथ में रखनी चाहिए, मंत्रियों को छूट नहीं देनी चाहिए। ये इनका कहना है। प्रधानमंत्री जी ही चलाएंगे तो ओके संजू वर्मा क्लोजिंग कमेंट। संजू वर्मा मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। संजू क्लोजिंग कमेंट। क्लोजिंग कमेंट कैबिनेट संजू वर्मा बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए क्लोजिंग कमेंट। और जब प्रधानमंत्री जी खुद ही राफेल स्कैम में उनका नाम आ रहा हो, बार बार उनसे सवाल पूछे जा रहे हो, तो ऐसे प्रधानमंत्री जी से ईमानदार कैबिनेट की आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ओनली संजू वर्मा। होगा कि मनमोहन सिंह के दौरान सोनिया गांधी पूरी सरकार को चला रही थी। राफेल स्कैम के ऊपर आपका क्या कहना है? नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं है और ये आपके पैनल पर कांग्रेस के फालतू वफादार शरद प्रधान कान खोल कर सुन ले। अरे ऐसे क्या संजू प्लीज संजू 1 सेकंड ना 1 सेकंड संजू दिस इज नॉट डन। संजू दिस इज नॉट फेयर। दिस इज नॉट फेयर शुरू किया है संजू। दिस इज नॉट फेयर। दिस इज नॉट एब्सोल्युटली नॉट फेयर। नॉट फेयर। ना शरद जी 1 सेकंड मैं आपके साथ हूं इस पर। नहीं बिल्कुल नहीं। संजू 1 सेकंड प्लीज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा। सम्मानित पत्रकार हैं शरद प्रधान भी आशुतोष भी। जितना सम्मान आपका इस पैनल में है, अलका लांबा का है, वाजपेयी जी का है, उतना ही मेरे बाकी पैनलिस्ट का भी है जिनमें आशुतोष और शरद प्रधान है। सब बराबर हैं, यहां कोई ऊपर नीचे नहीं है। और संजू एक चीज आपको और बता दूं, बहुत सारे पत्रकार और विश्लेषक हमारे चैनल पर शो में ऐसे भी आते हैं जो बीजेपी की विचारधारा रखते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। शब्दावली पर नियंत्रण पहले शरद प्रधान को बोलिए सीखने के लिए। मैंने उनके साथ गाली गलौज नहीं की। पत्रकारों का गलत इस तरीके की भाषा संजू वर्मा पहले तभी सीख लो, तभी सीख लो। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। टाइम खत्म हो गया है। आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से माफी चाहता हूं। कई बार जब सीमा क्रॉस हो जाती है, लाइन क्रॉस हो जाती है, पारा बढ़ जाता है, तब हो जाता है, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। लेकिन मुझे पता है कल फिर डिबेट में आएंगे, उसके बाद नए सिरे से शुरू करेंगे। पर प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे, थोड़ा सा शांत रहिएगा, मुद्दे पर बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा। यहां तो पूरा समय मिलता है, आपको पता है, हर किसी को पूरा टाइम देता हूं मैं, और इस चैनल पर भी सबको पूरा समय मिलता है बोलने का। कोई भी मुद्दा हो, कैसा भी मुद्दा हो, किसी मुद्दे से हम बचते नहीं है, किसी की आवाज दबाते नहीं है। और जैसा मैंने पहले कहा, बहुत सारे पत्रकार विश्लेषक आते हैं, कोई बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, कोई बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं, कोई बीजेपी से सहमत होते हैं, कोई कांग्रेस से सहमत होते हैं। उनकी अपनी एक विचारधारा, अपना एक ओपिनियन है, उसको रिस्पेक्ट करिए। उनसे डिबेट करना है, डिबेट करिए। और मेरे सारे राजनीतिक प्रवक्ताओं से यह गुजारिश है, जो विश्लेषक आते हैं उनसे मुद्दे पर डिबेट करिए ना। कौन मना करता है? खुला फोरम है, बिल्कुल खुला प्लेटफॉर्म है, पर प्लीज एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए। मेरा दर्शक भी आपसे यही उम्मीद करता है। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।